आइए आज हम स्टडी करेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण। अगर इंग्लिश में देखें तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्थिर वैद्युत मतलब विद्युत धारा स्थिर है, तो कोई चीज़ स्थिर है मतलब कि आवेश स्थिर है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा या करंट कहते हैं। तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके कारण किसी चीज की रक्षा करना परिरक्षण है। यानी परि का मतलब परिधि, यानी उसके बाहरी क्षेत्र के अंदर जो चीज रखी गई है उसको आवेश से जो स्थिर है उससे उसकी रक्षा करना, ये मतलब निकला स्थिर वैद्युत परिरक्षण का। अब आगे देखते हैं, कह रहा है किसी ऐसे चालक के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई कोटर यानी गुहा हो तथा उस कोटर के भीतर कोई आवेश ना हो। तो कह रहा है कि हमें एक ऐसे कंडक्टर या चालक की बात करना है। चालक का मतलब जिसमें आवेश चल सके, चालक कंडक्टर। जैसे गाड़ी चलाने वाले के बगल में जो बैठता है उसको परिचालक और चलाने वाले को, ड्राइवर को चालक बोलते हैं हिंदी में। तो कंडक्टर का मतलब जिसमें आवेश चल सके, चालक, और उसके अंदर कोई एक गुहा यानी खाली जगह हो, कैविटी हो, और उस कैविटी यानी कोटर के अंदर कोई चार्ज ना हो, आवेश ना हो। तो ऐसे चालक की हमें परिकल्पना करना है या विचार करना है। तो कह रहा है कि एक विशिष्ट परिणाम यह देखने को मिलेगा कि चाहे कोटर की कोई भी आकृति एवं आकार क्यों न हो तथा चाहे उस चालक पर कितने भी परिमाण का आवेश हो और कितनी भी तीव्रता के बाह्य क्षेत्र में उसे क्यों न रखा गया हो, कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ध्यान दीजिए कि कोई चालक है हमारे पास और उस चालक के अंदर कोई गुहा है। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, मोटा तार है, चालक तार है मोटा कोई, और इसके अंदर जो है कोई एक कैविटी है। इस चालक के अंदर कोई एक कैविटी है, एक गुहा है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो कह रहा है इस कैविटी के यानी गुहा के बाहर कितना भी ज़्यादा चार्ज हो, कितना भी बाह्य प्रबल विद्युत क्षेत्र हो और ये गुहा किसी भी आकृति की हो, अगर इसके अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। एक ध्यान देना है इस बात का, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए कि एक विशिष्ट, ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ तक, तो विद्युत क्षेत्र इसके भीतर शून्य होता है। इसी परिणाम के एक सरल प्रकरण को हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, इसको पहले भी सिद्ध कर चुके हैं इसके पिछले वाले अध्याय में, कि किसी गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो किसी गोलीय कोश, अब देखिए खोखला गोला और गोलीय कोश दोनों अलग बातें हैं। अगर ये मान लीजिए कोई गोला है, स्फीयर है, ध्यान दीजिए बना वृत्त जैसे है, परंतु ये वृत्त नहीं, स्फीयर यानी गोला है। वृत्त हम एक कागज पे खींच सकते हैं, जबकि गोले को हम एक कागज पे नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त हमारा द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल होता है, सर्किल, जबकि स्फीयर हमारा, गोला हमारा 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय होता है। तो ध्यान दीजिए कि एक गोला है, वृत्त नहीं है। ये वृत्त जैसे केवल दिख रहा है क्योंकि हम केवल 2 ही विमा देख पा रहे हैं इसकी, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई सब है। तो अब ये हमारा एक तरह से ये खोखला गोला है, क्योंकि इसकी बाहरी जो लेयर है देखिए कितनी पतली है। आपने बचपन में प्लास्टिक की गेंद से खेला होगा, तो प्लास्टिक की गेंद की बाहरी परत बहुत पतली होती थी, तो वही एक प्रकार का खोखला गोला है।
लेकिन गोलीय कोष अलग बात हो गई। अब इसी के भीतर कोई खाली स्थान हो, जैसे ये। अब ये देखिए, ये बाहर की मोटाई बहुत ज़्यादा है। पहले क्या था, ये बाहर की मोटाई बहुत पतली थी, तब ये खोखला गोला था। अब खोखला भाग, खाली जगह केवल इतनी है, ये मोटा सा पूरा भरा हुआ है। तो अब ये गोलीय कोष हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, हालो स्फीयर था जब केवल ये बाहर वाला था, अब ये पूरा इतना ज़्यादा मोटा भाग भरा हुआ है, तो इसलिए अब ये गोलीय कोष हो गया, यानी स्फेरिकल सेल कहेंगे अंग्रेजी में। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि खोखला गोला क्या है और गोलीय कोष क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मोटी मोटी भाषा में कह रहा है कि किसी गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, कोष के लिए परिणाम की व्युत्पत्ति में हमने कोष की गोलीय सममित का उपयोग किया था। अध्याय 1 देखिए, 1 में हमने देखा था गोले की सिमेट्री के बारे में, यानी सब जगह से बराबर की बात की थी। तो कह रहा है कोष के लिए परिणाम की व्युत्पत्ति में हमने कोष की गोलीय सममिति का उपयोग किया था, जबकि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि गोला जो है, गोले का आकार या आकृति कुछ भी हो, कोई भी आकार हो, आकृति हो, तब भी विद्युत क्षेत्र भीतर शून्य है। और यहाँ पर कह रहा है कि जब हम अध्याय 1 में पढ़े थे, तो वहाँ पर जब हम गोलीय कोष की बात की थी, तो उसकी सममिति का उपयोग किया था, यानी सब जगह से बराबर था। परंतु किसी चालक का आवेश मुक्त कोटर में विद्युत क्षेत्र का विलोपन, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, विलोपन का मतलब खत्म हो जाना, एक अत्यधिक व्यापक परिणाम है। तो कह रहा है कि किसी खाली स्थान का किसी चालक में, जैसे यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र का विलोपन यानी विद्युत क्षेत्र का न होना अपने आप में एक अत्यधिक व्यापक परिणाम है। इससे संबंधित एक परिणाम यह भी है कि यदि चालक आवेशित भी है अथवा किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा उदासीन चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किए गए हों, समस्त आवेश केवल चालक पर कोटर सहित उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। तो ध्यान दीजिए कि किसी बाह्य चालक कोई है पर विद्युत क्षेत्र अथवा चालक पर आवेश प्रेरित क्यों न किए गए हों, उत्प्रेरण जो हमने पढ़ा था उसके द्वारा चार्ज क्यों न उत्पन्न किया गया हो, चार्ज जो है वो हमेशा बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। जब बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान रहेगा, इस खाली जगह के अंदर आवेश रहेगा ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र अंदर कैसे होगा? कोई आवेश ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस बात को ध्यान देना। हाँ, इसके पहले हमने जो द्विध्रुव पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, और P को गलती से संवेग बता दिए थे, वो द्विध्रुव आघूर्ण है, तो उसको ध्यान देना। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब कह रहा है चित्र 2.18 में दिए गए परिणामों की व्युत्पत्ति को यहाँ हम छोड़ सकते हैं। चित्र 2.18 जो है, इसमें जो भी चीज़ें परिणाम निकल रहे हैं, तो कह रहा है यहाँ हम छोड़ सकते हैं, परंतु हमें इनकी महत्वपूर्ण उलझनों का ध्यान है कि मतलब क्या दिक्कतें आती हैं। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कैसा भी विद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों न हो, उस चालक में कोई भी कोटर यानी भीतर कोई गुहा बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है, यानी अंदर उसकी रक्षा होती रहती है, यानी विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं होता। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होकर खराब हो सकता है, तो ऐसी ही गुहा बना करके उसके भीतर हम लोग रख देते हैं। अब देखें, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, सिग्मा बराबर 0, यानी इस गुहा के अंदर
पृष्ठीय आवेश घनत्व 0 है। जब आवेश ही नहीं है तो आवेश का घना होना ही घनत्व है, और पृष्ठ पे घना होना पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो जब आवेश ही नहीं है तो पृष्ठ की चार्ज नहीं रहेगा, तो सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व 0 है। जाहिर सी बात है, जब कोई आवेश ही नहीं है तो विभव की बात कैसे करेंगे, क्योंकि v = 1/4πε0 Q/R आ गया। जब Q ही नहीं है तो v कैसे होगा, तो इसलिए v = v0। कहने का मतलब कोई भी विभवांतर नहीं होगा, यानी विभव में अंतर नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। यानी वोल्टेज जितना होगा ये v0 के बराबर होगा, यानी जितना बाहर वोल्टेज होगा v = 0 ये नियत रहेगा, अंदर भी उतना ही होगा। और E = 0, सिग्मा कोई चार्ज नहीं है तो ये 0, और अंदर कोई आवेश नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो विभव बाहर होगा वही विभव v = v0 अंदर होगा। अब इसमें ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र अंदर 0 होगा लेकिन विभव बाहरी विभव के बराबर होगा, क्योंकि विभवांतर नहीं होगा, विभव सब जगह बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। अगर यहाँ पर विभव v = 0 होता तो क्या होता, यहाँ पर v है, v 0 है और अंदर 0 हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ है और अंदर नहीं है, तो फिर विद्युत धारा आवेश में विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती, और उसका मतलब चार्ज अंदर चला जाता, और चार्ज अंदर चला जाता तो जाहिर सी बात है कि अंदर भी कुछ आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। तो अंदर आवेश इसीलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि अंदर का विभव गुहा के बाहर के विभव के बराबर है, इसलिए विभवांतर 0 है। लेकिन ये चूंकि पृष्ठ ज़्यादा बड़ा है अंदर के पृष्ठ की तुलना में, और अंदर आवेश भी नहीं है, तो सिग्मा 0 है। यहाँ पर सिग्मा चूंकि ये प्लस चार्ज है तो सिग्मा > 0, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से ज़्यादा होगी तभी धनात्मक होगी। यहाँ पर भी प्लस प्लस है तो सिग्मा > 0, और जब कोई आवेश धनात्मक होता है तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर को निकलती हैं, इसलिए E इस पृष्ठ के लंबवत बाहर को है, E इस पृष्ठ के लंबवत बाहर को है। यहाँ पर सिग्मा > 0, इसका मतलब कोई चीज़ 0 से कम है तो ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पर देखिए ऋण चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर को आती प्रतीत होती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर को आ रही हैं। यहाँ भी देखिए अंदर को आ रहे हैं। चालक पिंड में यहाँ देखिए ये चालक पिंड है, यानी कंडक्टर है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या आवेश चल सकता है, इसलिए इसको चालक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी चालक की कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक का समस्त आवेश कोटर सहित उस चालक के केवल बाह्य पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है, कोटर के भीतर कोई आवेश नहीं रखे गए हैं। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, ये फिगर बनाए गए हैं तो फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर कोई आवेश नहीं है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व 0 है। विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश नहीं कर रही हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र 0 है। और यहाँ पर देखिए धन आवेश है तो धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं, इसलिए बाहर को निकल रही हैं। सिग्मा > 0 है, क्योंकि धन का मतलब ही है 0 से ज़्यादा होगा तभी धन होगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, विद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, क्योंकि ऋणात्मक आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर को आती हैं, और ऋण का मतलब 0 से कम, इसलिए सिग्मा 0 से कम है। और देखिए यहाँ पर अंदर ये गुहा है तो कोई भी बल रेखा अंदर नहीं प्रवेश कर रही है। यहाँ पर देखिए विभव जितना बाहर है उतना ही विभव अंदर है। चूंकि विभव में अंतर नहीं है, यानी विभवांतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसी कारण से बाहर का आवेश भीतर नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को दिखाया गया है
कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, सिग्मा आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व 0 है, अंदर के पृष्ठ पर यहाँ पर धनात्मक चार्ज है, यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज है, इसी का उल्टा। तो किसी चालक के कुछ महत्वपूर्ण स्थिर वैद्युत गुणधर्म ये दिखाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोगों को बताना है। कह रहा है सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल भीगे हों या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है? ध्यान रखें कि कागज विद्युत चालक नहीं है, यानी कागज हमारा इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है, चालक नहीं है, यानी उसमें आवेश चल नहीं सकता है। तो देखिए पहले का हम मतलब समझते हैं। तो इसका कारण यह है कि कंघा घर्षण द्वारा आवेशित होता है। जाहिर सी बात है कि किसी परमाणु से परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जब उससे कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो धनावेशित हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये काम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो ऊर्जा हम बालों में कंघी घिस करके अपने हाथ से ऊर्जा देते हैं। तो वही ऊर्जा लेकर के परमाणु के नाभिक के आकर्षण से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के दूसरे परमाणु में चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कंघी जब घिसते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण। तो घर्षण से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊष्मा रूपी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करती है। तो जिससे निकलेगा वो धनात्मक हो जाएगा, जिस पर निकल के जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसका कारण है कि कंघा घर्षण द्वारा आवेशित होता है। आवेशित कंघे द्वारा कागज के अणु ध्रुवित हो जाते हैं। जब कंघा आवेशित हो गया तो जाहिर सी बात है कि आवेश जो होगा अपने विपरीत आवेशित पार्ट को खींचेगा। जब खींचेगा तो कुछ खींच जाएंगे कंघी द्वारा कागज के जो अणु है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो ध्रुवित हो जाता है, यानी प्लस माइनस 2 ध्रुव बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक नेट आकर्षी बल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि एक नेट आकर्षण बल प्राप्त हो जाता है। नेट क्यों लगा है? नेट का मतलब जैसे कंघा हटा लेंगे तो फिर अपने स्थान पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी जो आकर्षी बल है उसके विपरीत भी एक बल लगेगा तो 0 हो जाएगा। ये तब तक नहीं लगेगा जब तक कंघा उसके पास में रहेगा। यदि बालों में नमी है अथवा वर्षा का दिन है तो कंघे और बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जैसे साइकिल का आपने धुरा देखा होगा, उसमें पहिया जो घूमता है उसके अंदर छर्रे पड़े रहते हैं। छर्रे इसलिए डाले जाते हैं कि वो छर्रे घूमेंगे तो पहिया में घर्षण कम होगा, और हम पैडल मारेंगे तो ताकत कम लगा करके भी वो पहिया ज़्यादा आराम से घूम सकेगा। तो जब कंघे और बाल के बीच में गोल गोल पानी के अणु आ जाएंगे तो वो धुरा के अंदर छर्रे की तरह काम करेंगे, तो वो उसमें लुढ़केंगे बालों और कंघी के बीच, तो घर्षण कम हो जाएगा। यदि बालों में नमी है अथवा वर्षा का दिन है तो कंघे और बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है तथा कंघा आवेशित नहीं होता है। यही सी बात है, जब घर्षण कम होगा तो गर्माहट कम होगी, ऊष्मा कम निकलेगी तो ऊर्जा कम होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने, अपने स्थान से थोड़ा हटाने में या उसको मुक्त होने में जो ऊर्जा जितनी ज़रूरत थी वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो गर्मी से मिलना है और उतना गर्म नहीं हो पाएगा पानी की वजह से। अतः वो कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। अगला पॉइंट है, साधारण रबर विद्युत रोधी है परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। यह क्यों आवश्यक है? हल्के चालक बनाए जाते हैं यानी कंडक्टर बनाए जाते हैं, उनमें हल्का सा आवेश चल सके, यह क्यों आवश्यक है? तो देखिए बता रहा है कि जिससे घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में चालन हो सके, इसलिए हल्के चालक बनाए जाते हैं कि जब हमारा हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो पहले कुछ दूर दौड़ता है, तो दौड़ने से जो घर्षण द्वारा उनमें आवेश आ जाए तो जब वो जमीन को टच करे तो पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाए, क्योंकि चालक में आवेश चल सकता है, कुचालक यानी इंसुलेटर में नहीं चल सकता। तो अगर आवेशित बने रहेंगे पहिए
जो है जहाज के, तो नुकसानदायक हो सकता है। तो उनको न्यूट्रल यानी अनावेशित करने के लिए जमीन में टच करते ही वो आवेश चला जाए जमीन में, इसलिए चालक बनाए जाते हैं। क्योंकि स्थिर वैद्युत आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित होकर चिनगारी या स्पार्क पैदा करता है, जिससे आग लग सकती है। तो वही अभी हमने बताया कि खतरा हो सकता है, ज़्यादा चार्ज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो स्पार्किंग हो सकती है, चिनगारियाँ निकल सकती हैं, जहाज में आग लग सकती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियाँ या जंजीरें वाहन के गतिमय होने पर धरती को छूती रहती हैं, क्यों? तो धरती को इसीलिए छूती रहती है कि कोई अगर आवेश उत्पन्न हो तो लोहे की छड़ जमीन में छूती रहेगी, तो चूँकि लोहे की छड़ चालक है यानी कंडक्टर है, तो जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो जमीन में चला जाएगा और अर्थिंग द्वारा, और वो सुरक्षित रहेगा वाहन। तो इसीलिए देखिए आंसर में लिखा है कि कारण बी के ही समान है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले आरक्षित बिजली के तार पर बैठी है, यानी खुला नंगा तार जिसको कहते हैं, उसके बाहर रबर की वायरिंग ऊपर खोल नहीं चढ़ाया गया है, लेबलिंग नहीं की गई और उसको कुछ नहीं होता। धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उसी तार को छूता है और उसे सांघातिक घातक धक्का लगता है, क्यों? तो ध्यान दीजिए, जब चिड़िया किसी तार पे बैठी रहती है तो एक ही तार पे बैठती है, ध्यान दीजिए, दोनों पैर उसके एक ही तार पर हैं। तो जब एक ही तार पर हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे तार से उसका कोई संपर्क नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है और विभव एक ही है जहाँ पर बैठी है। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो उसके शरीर में खतरा कैसे होगा? खतरा तब होगा जब वो दोनों तारों को छू ले। जैसे आपके घर में प्लग बना रहता है, अब आपको बल्ब जलाना है तो आप एक ही तार, दोनों तार एक ही प्लग के छेद में घुसेड़ेंगे तो थोड़ा जलेगा, बोर्ड में नहीं जलेगा, क्योंकि विभवांतर पैदा ही नहीं होगा। तो यही चीज़ चिड़िया में हो जाती है। और जो नीचे आदमी खड़ा है, जब वो तार छूता है तो पैर तो जमीन में रखे है, तो अब तार और जमीन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह होगा और आदमी मर सकता है या मर जाएगा, तो इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर होता है। तो चिड़िया चूंकि एक ही तार में बैठी है तो विभवांतर उसमें होगा नहीं, जब विभवांतर होगा नहीं तो चिड़िया के शरीर को खतरा नहीं होगा। तो इस कारण से ऐसा होता है कि चिड़िया तार में बैठी रहती है और वो नहीं मरती, क्योंकि उसके शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि विभवांतर नहीं होता। अब आगे आ जाता है परावैद्युत तथा ध्रुवण। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।